हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है राइजिंग विद द विंड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा होने वाला है। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम जियांग है। ये एक बिल्डिंग की टॉप पर खड़ी होती है। ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है। ये इस बिल्डिंग से छलांग लगाने वाली होती है कि कोई इसको रोक लेता है। और अब हमें 3 महीने पहले का दिखाया जाता है। अब हमें इस ड्रामा का मेल लीड दिखाया जाता है जिसका नाम शू है और ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है। FCR ग्रुप की एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है जिसमें सब लोग शू का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद शू इस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है। यहाँ पे ये लोग FCR ग्रुप की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब शू शंघाई वापस जा रहा होता है। ये आदमी शू से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जहाँ पर भी होगे तुम कामयाब होगे और फिर शू इसको गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। अब हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम जियांग है उसको दिखाया जाता है जो कि फ्री यूनियन ग्रुप के बॉस की बेटी है। यहाँ पर शू बैठा होता है। ये शू से कहती है कि मुझे चिकन चाहिए, वो भी 20 मिनट में, और पैसे और नोट इसके पास रखकर खुद यहाँ से चली जाती है। शू तो यहाँ पर जियांग की डैड से मिलने के लिए आया होता है। शू बाहर आता है और इसका असिस्टेंट गोंगली से पूछता है कि क्या तुम्हारी मुलाकात हो गई उनसे। शू गोंगली को जियांग के दिए हुए पैसे पकड़ाकर खुद गाड़ी के पास चला जाता है। जब गोंगली ये नोट पढ़ता है तो शू से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। शू कहता है कि एक शू फैक्ट्री जिसका स्टाइल और टेक्नोलॉजी 30 साल से नहीं बदले हैं और अभी तक ये कंपनी खत्म भी नहीं हुई है तो ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। ये कहकर ये गाड़ी में बैठ जाता है। गोंगली कहने लगता है कि अगर हमारी मुलाकात मिस्टर जियांगची शन से नहीं होगी तो हमें तेंग्यू वाला लैंड जो कि फ्री यूनियन ग्रुप की मलकियत है कभी नहीं मिलेगा। शू गोंगली से पूछता है कि जियांगची शन का अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप कैसा है। गोंगली कहता है कि जियांगची शन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है क्योंकि जियांगची शन ने दोबारा शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसको डर है कि उसकी प्यारी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा। गोंगली कहता है कि अब तुम जियांगची शन से नहीं मिल पा रहे तो तुम उसकी बेटी के साथ बात करना चाह रहे हो। शू कहते हैं कि ये काम भी कर सकता है। जियांग बाहर आती है तो इसको शू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता तो मैनेजर आकर जियांग से पूछता है कि क्या हुआ है। जियांग कहने लगती है कि मेरे डैड ने जो न्यू असिस्टेंट हायर किया है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। मैनेजर कहता है कि हमें तो अभी तक कोई भी सूटेबल असिस्टेंट मिला ही नहीं है। ये बात सुनकर जियांग यहाँ से चली जाती है। शू जैसे ही जियांग को जाते हुए देखता है तो शू गोंगली को इशारा करता है कि इसका पीछा करो। जियांग टेक्सटाइल सेंटर आती है और शू भी इसका पीछा कर रहा होता है। जियांग यहाँ पर शूज लेने के लिए आई होती है। वापस आते हुए इसकी टक्कर एक बूढ़ी औरत से हो जाती है जिसके कारण इसके शूज पर स्क्रैच आ जाता है। ये अपनी गाड़ी से दूसरे जूते निकाल कर पहनती है और ये शूज यहीं पर छोड़ जाती है क्योंकि जियांग बहुत ही प्राउड होती है। और अब इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड की एंट्री होती है। इसका नाम जाओयांग है और ये एक आर्टिस्टिक डिजाइनर है। जाओयांग ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन में विन किया होता है और एयरपोर्ट पर मिस टैंग खुद इसको लेने के लिए आई होती है। जिस ब्रांड एनिडा में ये काम करती है उसकी ये सीनियर एग्जीक्यूटिव होती हैं। अब ये दोनों जियांग का पीछा करते एक जगह पर आ गए होते हैं। यहाँ पर पोस्टर्स लगे होते हैं कि आज फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। गोंगली कहता है कि ये लोग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए अपने सब्सिडायरी ब्रांड तेंग्यू क्यों आए हैं। शो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है और अभी गोंगली को कहता है कि जाकर चेक करो कि पिछले चंद सालों में जियांगची शन ने कौन सी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। जाओयांग कहती है कि आपको यह किसने दिया है कि आप मुझे बगैर बताए मेरे लिए कोई एड एक्सेप्ट कर ले। इसकी मॉम कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जाओयांग कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ। इसकी मॉम कहती है कि मैंने आधे से ज्यादा पैसे एक्सेप्ट कर लिए हैं, अगर अब तुम नहीं जाओगी तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें सारे पैसे उनको देने पड़ेंगे। इसकी मॉम इसको बैग पकड़ा कर कहती है कि तुम जाओ, लेट हो जाओगी, और जाओयांग को ना चाहते हुए भी अब जाना पड़ता है। जाओयांग तेंग्यू पहुँच गई होती है। जब ये फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप का नाम देखती है तो अपने बैग से एक मास्क निकाल लेती है। अब इस इवेंट की प्रिपरेशन हो रही होती है। यहाँ पर एक फेमस होस्ट जिसका नाम मोमो साकुरा है अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पर जाओयांग आ जाती है। मोमो अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि ये कौन है तो ये कहती है कि ये शूज पर पेंट करती है लाइव स्ट्रीम के दौरान। यहाँ पर शू भी आ गया होता है जो जाओयांग को देख रहा होता है। जाओयांग कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम इस लाइव स्ट्रीम के अंदर प्रोडक्ट्स बेचने वाली हो। मैं ऐसी किसी भी लाइव स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनती जहाँ पर चीजें बेची जाती हैं। जाओयांग कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं इस तरह की लाइव स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन सकती जहाँ पर कस्टमर्स को धोखा दिया जाता है। मोमो को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि मेरी लाइव स्ट्रीम्स के लिए मेरे अपने रूल्स हैं। सभी लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं और फिर मोमो इसके फेस से मास्क हटा देती है। यहाँ पर सभी लोग इसकी तस्वीरें ले रहे होते हैं तो ये अपना चेहरा साइड में कर लेती है। ये देखने के बाद जियांग यहाँ पर आती है। मोमो जियांग से कहती है कि इसको रिप्लेस करो। जियांग कहती है कि अगर मेरे साथ काम करना है तो तुम अपनी मर्जी से प्लान को चेंज नहीं कर सकती हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि ये मास्क पहने या नहीं, तुम दोनों को इकट्ठे लाइव स्ट्रीम तो करनी होगी। मोमो कहती है कि मैं आज तक तुमसे ज्यादा रूट पार्टी ए से नहीं मिली हूँ। जियांग कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो तुम लाइव स्ट्रीम कर
कर लो या यहाँ से चली जाओ। मोमो कहती है कि मैं टॉप इन्फ्लुएंसर हूँ, तुम जानती भी हो कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो उसका असर लाइव स्ट्रीम और सेल्स पर क्या होगा। शिव बहुत गौर से जियांग को देख रहा होता है। मोमो कहती कि क्या तुम अभी किसी और को ढूंढ सकती हो। जियांग कहती कि मुझे नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जिसे रिप्लेस न किया जा सके। मोमो कहती कि देखते हैं। ये कहकर ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जियांग मास्क ज़ाओयंग को देती और कहती है कि अब चूंकि वो यहाँ से चली गई है तो तुम भी जा सकती हो। ज़ाओयंग गुस्से से अपना मास्क पकड़ती है और यहाँ से चली जाती है। अब जियांग माइक पकड़ती है और इन बाकी सब 50 इन्फ्लुएंसर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। जियांग कहती कि मुझे यकीन है ये वो परफॉर्मेंस है जो तुम लोग अचीव करना चाहते हो, लेकिन इस पल आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं तो मोमो की तरह टॉप इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मेरे पास उस तरह का मौका नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोमो ने मशहूर होने से पहले वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली थी जो आप सब ने मिस कर दी। आज मैं आप सबको वो मौका देती हूँ जो आपने कभी मिस कर दिया है। जो भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा वो अगला मोमो साकारू होगा। इसके साथ ही सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने काम पर लग जाते हैं और ये देखकर शू भी मुस्कुरा रहा होता है। अब हर जगह इंटरनेट पर ज़ाओयंग और मोमो की लड़ाई वायरल हो गई होती है। बाहर आने के बाद शू ने भी ये न्यूज देख ली होती है। गोंगली और शू जब जा रहे होते हैं तो ये यहाँ पर जियांग और ज़ाओयंग को देखते हैं। ज़ाओयंग जियांग से कहती है कि तुमने मेरे लिए ये ट्रैप सेट किया था। तो जियांग कहने लगती है कि वो इन्फ्लुएंसर पेंटर जिसने आज तक कभी अपना फेस नहीं दिखाया था, आज जब लोगों पर तुम्हारा फेस रिवील हो गया तो तुम ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। ज़ाओयंग कहती है कि तुमने मुझे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया है। जियांग कहती है कि मैंने डिजाइन कंपटीशन में तुम्हारी एंट्री देखी थी, तुम्हारा डिजाइन बहुत ही चाइनीज था जो कि एनिडा के स्टाइल को सूट नहीं करता। तुम तेंग्यू में आकर डिजाइनर बन सकती हो। ज़ाओयंग कहती है कि तुम अभी तक नहीं बदली हो, तुम अभी तक मगरूर और खुद पसंद हो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए तुमने कभी भी दूसरे लोगों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं किया। जियांग कहती कि मैंने तुम्हारे बारे में भी सोचा है, हम मिडिल और हाई स्कूल में 6 साल क्लासमेट्स रहे हैं, तुम मेरे काम करने के स्टाइल को अच्छी तरह जानती हो। एनिडा तुम्हें जितने भी पैसे दे रहा है, अगर तुम तेंग्यू में आकर काम करोगी तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। ज़ाओयंग कहती कि मुझे नहीं पता कि तुम इतनी रूड क्यों हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हारे डैड का दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास पावरफुल डैड है, ये चीज इस बात की इजाजत देती है कि तुम अपनी मर्जी से दूसरों की जिंदगी को तबाह कर दो। जियांग कहती है कि 3 सालों से तुम एनिडा में असिस्टेंट डिजाइनर हो, अगर तुम इस बार अवार्ड जीत भी लो तो तुम चीफ डिजाइनर नहीं बनोगी। तुम्हारे सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? ज़ाओयंग कहती है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने खुद कमाया है और तुम अपने डैड के बगैर कुछ भी नहीं हो। ये कहकर ज़ाओयंग यहाँ से चली जाती है। शू अभी भी यहाँ पर खड़ा होकर जियांग को देख रहा होता है। जियांग पार्टी पर वापस आ गई होती है। मोमो जियांग को कंग्रेचुलेशंस कह रही होती है क्योंकि इनकी सेल्स 50 मिलियन से भी बढ़ गई होती है। जियांग कहती कि तुम्हें भी कंग्रेचुलेशंस क्योंकि तुम्हारे वीबो अकाउंट के फॉलोअर्स 12 मिलियन से बढ़ गए हैं और ये प्लान इन दोनों ने मिलकर बनाया होता है। फिर जियांग डांस करने के बाद जब साइड में आकर बैठती है तो यहाँ पर शू आ जाता है। शू से कहते हैं कि हम पहले मिल चुके हैं। तो जियांग कहती है कि ये बहुत ही चीजी पिकअप लाइन है। तो शू फिर जियांग को इसका सारा प्लान बताता है जो आज इसने सेल्स को हासिल करने के लिए बनाया होता है। शू कहता है कि तुम एक्टिंग में काफी अच्छी हो। जियांग कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? शू कहता है कि मुझे आज रात तुम्हारा वक्त चाहिए। जियांग इसके पास जाती है और इसे कहती है कि क्या तुम मुझे डांस के लिए इनवाइट नहीं करोगे? तो फिर ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं और डांस के दौरान जियांग शू का नाम लेती है। शू कहते है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी पहचाना जाऊंगा। जियांग शू से कहती है कि तुम तेंग्यू का लैंड खरीदना चाहते हो। शू कहता है कि हम अब ऑफिशियली बात करते हैं। जियांग कहती कि मैं शर्त लगाती हूँ कि मेरे डैड तुम्हें ये जगह नहीं बेचेंगे। शू कहते कि तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे अपने डैड के पास लेकर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन शर्त क्या है? जियांग कहती है कि अगर मैं जीती तुम दोबारा कभी फिर मेरे सामने नहीं आओगे। और फिर ये शू को पीछे धक्का दे देती है और यहाँ बॉक्सेस से जो वॉल बनी होती है वो गिर जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जब ज़ाओयंग घर आती है तो इसका मूड बहुत ही खराब होता है और ये अपनी मॉम को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। अपने रूम में आने के बाद ज़ाओयंग मिस्टर यान को कॉल करती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते। ये उनसे कह भी रही होती है कि मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, लेकिन वो कॉल बंद कर देते हैं। अब इसके पास यांग जियान आता है। ज़ाओयंग के घर के साथ जो रेस्टोरेंट होता है ये उसका ऑनर होता है और ये इसे बाहर ले जाता है। ये दोनों बोट में होते हैं। यांग जियान इसको ऊपर आने के लिए कह रहा होता है तो ज़ाओयंग को याद आने लगता है कि ये दोनों बचपन में भी सनराइज देखने के लिए यहाँ पर आया करते थे और आज भी ये दोनों
वहीं पर खड़े होते हैं। अगली सुबह शू जियांग की डैड की कंपनी के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है और कुछ देर बाद यहाँ पर शू जियांग की कार का दरवाजा खोलता है। जियांग कहती कि चलो चलते हैं और फिर ये वापस मुड़ती है। जियांग अपनी गाड़ी से शू की टाई निकाल कर इसको दिखाने लगती है। शू जियांग से कहता है कि इस दफा एनिवर्सरी पर थीम मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया गया, ये इतना ग्रैंड इवेंट नहीं था। जियांग कहती है कि इस इंडस्ट्री में रहने के लिए हमें इस तरह की स्टाइल की जरूरत नहीं है। शू कहते हैं कि तुम्हारी जो लाइव स्ट्रीम थी कल की वो तो बहुत स्टाइलिश थी और इम्प्रेसिव भी, एक ही दिन में $1 मिलियन खर्च कर दिए गए, क्या तुम्हारे डैड ने इसका बजट अप्रूव किया था? जियांग कहती कि तुमने हांगकांग में कई साल एज ए इन्वेस्टर काम किया है, तो तुमने क्या वापस आने के बाद अपना प्रोफेशन बदल कर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में स्विच करने का सोचा है? और फिर कहने लगती है कि अगर ज्यादा ठीक से बात की जाए तो अभी तुम्हारे पास कोई जॉब ही नहीं है। शू कहता है कि तुम तो मुझे बहुत ही अच्छे से जानती हो, इसका ये मतलब है कि मिस जियांग भी मेरे में इंटरेस्टेड है। ये सुनने के बाद जियांग चली जाती है। अब ये दोनों जियांग के डैड के ऑफिस में आते हैं। शू जियांग के डैड से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। जब इनसे अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है तो ये इसके साथ हाथ भी सही से नहीं मिलाते और इसको बैठने का कह देते हैं। जियांग चिशंग कहता है कि बाओशिंग में लोग क्या बहुत जल्दी में हैं? तुमने अभी बाओशिंग ज्वाइन भी नहीं की है और तुम उनकी एक बहुत बड़े लैंड बाइंग प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हो। शू कहता है कि अपनी इंडस्ट्री के सीनियर से मैं कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ। जियांग चिशंग कहने लगता है कि क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि हमारा ग्रुप टेंग्यू को सेल नहीं कर रहा है? मिस्टर येन अब सॉइंग पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारे सोशल मीडिया पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तुम अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एडवर्टाइजमेंट्स तो हासिल कर सकती हो, लेकिन तुम हमारे कंपटीटर को ही सपोर्ट करने चली गई। जब से एनिडा बना है ये पहली बार है कि हम अपने कंपटीटर के साथ ट्रेंडिंग में हैं। ज़ाओयिंग पूछती है कि कंपनी इस मसले को कैसे डील करने का सोच रही है। मिस्टर येन कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से। जियांग चिशंग शू को जूते देते हैं पहनने के लिए। इतने में यहाँ पर यूशन आती है तो जियांग शू से कहती है कि तुम इन जूतों को नहीं पहन सकते हो और मेरे साथ बाहर आओ। शू बाहर आकर जियांग से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। तो जियांग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं जीत गई हूँ, अब मेरे सामने दोबारा मत आना। शू कहते कि कल रात मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो मैंने ड्रंक होकर कहा था। जियांग कहती है कि तुम बेशर्मों की तरह बिहेव कर रहे हो। शू कहते हैं कि अभी हम साथ थे और एडल्ट्स म्यूचुअल फायदे के लिए एक साथ होते हैं। अभी अपना फोन जियांग को दे रहा होता है ताकि ये वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर सके। तो जियांग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों किसी भी चीज से एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। शू कहता है तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो जब तुम्हें अपने एसेट्स बेचने हो। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं सिर्फ रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं पार्ट टाइम जॉब के तौर पर बैड एसेट से डील करता हूँ। जियांग कहती है कि मेरे ग्रुप को इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। यूशन जियांग चिशन को बता रही होती है कि हमने सप्लायर्स के कई मिलियन यॉन देने हैं। जियांग चिशन ये पैसे वापस करने के लिए यूशन से कह रहा होता है कि हमें अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स निकालनी होंगी। यूशन परेशान होती है तो जियांग चिशन कहता है कि परेशान नहीं हो, मैंने जांग के साथ डील की है, अगर जरूरत पड़ी तो वो हमारी बैक सपोर्ट बनेंगे। फिर यूशन जियांग चिशन को मेडिसिन देती है और इसे पूछती है कि क्या तुमने गाओयी को कांटेक्ट किया है। जियांग चिशन कहता है कि क्यों, क्या हुआ है? तो ये बताने लगती है कि शेनग्यू जो कि पीस लोन से है उससे हमें गाओयी नहीं इंट्रोड्यूस करवाया था। कुछ टाइम पहले मैं शेनग्यू को कांटेक्ट करना चाह रही थी लेकिन मैं उसे तलाश नहीं कर सकी और कल जब मैंने गाओयी को कॉल की तो उसने भी मेरी कॉल नहीं उठाई। जियांग चिशन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है और इसके बाद यूशन यहाँ से चली जाती है। और अब जियांग चिशन गाओयी को कॉल कर रहा होता है। गाओयी लीडो डिपार्टमेंट स्टोर का सीनियर एग्जीक्यूटिव है और ये गाओ चिशांग की कॉल को इग्नोर कर देता है। ज़ाओयिंग जब आज अपने ऑफिस से निकलती है तो यहाँ पर जियांग आई होती है। जियांग कहने लगती है कि एनिडा के लिए तुम्हें निकालना काफी मुश्किल फैसला लग रहा है। ज़ाओयिंग कहती है कि आखिर तुम कौन सी गेम खेल रही हो। तो जियांग कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे तुम्हारे डिजाइन पसंद हैं और मैं आज यहाँ पर तुम्हें टेंग्यू के लिए चीफ डिजाइनर के तौर पर हायर करने के लिए आई हूँ। ज़ाओयिंग कहती है कि तुम टेंग्यू को सही से जानती नहीं हो, जबकि तुमने मुझे टेंग्यू में डिजाइनर हायर करने का फैसला कर लिया है। मैं सोचती हूँ कि मुझे तुम्हारी हरदर्मी की तारीफ करनी चाहिए या तुम्हारी बेवकूफी पर हंसना चाहिए। जियांग कहती है कि तुम्हें इतना जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। ज़ाओयिंग कहती है कि टेंग्यू फैक्ट्री फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के लिए 20 सालों से काम कर रही है। टेंग्यू की तो अपनी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। असल में टेंग्यू मुझे एज ए डिजाइनर हायर करना डिजर्व नहीं करता। ये कहकर ये चली जाती है और इस बात पर जियांग को भी काफी गुस्सा आ गया होता है। इसके बाद गोंग ली शू को बताता है कि इस टाइम
फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। शो कहता है कि अगर एक दफा शेनगू के गायब होने की खबर लीक हो गई तो यूनिकॉर्न फ्री ग्रुप बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगा। गोंगली कहता है कि तेंग्यू वाला लैंड लेने के लिए क्यों ना हम शेनगू के गायब होने की खबर को तेजी से फैलाएं। अब जियांग अपने डैड को तेंग्यू लेकर आई होती है। जियांग यहाँ पर लाइट ऑन करती है और फैक्ट्री के ऊपर तेंग्यू शूज लिखा आ रहा होता है, जिसे इसके डैड बहुत गौर से देखने लगते हैं और फिर ये अपने डैड को एक शूज का बॉक्स देती है। जियांग कहती है कि आप अक्सर कहते हैं कि तेंग्यू ही फ्री यूनिकॉर्न का स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका भी, इसीलिए आप तेंग्यू को बेचना नहीं चाहते हैं और मैंने तेंग्यू के फर्स्ट बैच के शूज ढूंढ लिए हैं जो आपने 30 साल पहले बेचे थे। इसको देखकर डैड इमोशनल हो जाते हैं। डैड जियांग से कहते हैं कि तुम पहली दफा किसी लड़के को मेरे से मिलवाने के लिए लेकर आई थी। जियांग कहती है कि आप जैसा सोचने में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस उस इन्वेस्टर शू के साथ एक शर्त लगाई थी। डैड कहते हैं कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई है और डैड कहने लगते हैं कि शू बहुत ही स्मार्ट और अपने काम को लेकर पैशनेट है। अगर तुम उसको पसंद करोगी तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। जियांग कहती है कि मेरी नजर में तो मेरे डैड से बेहतर कोई भी नहीं है। जियांग को अपना बचपन याद आ रहा होता है। फिर ये गाओई को मैसेज करके पूछती है कि तुम आजकल कहाँ बिजी हो। फिर से जियांग के बचपन का सीन दिखाया जाता है। इसको बचपन में अपने मैथ्स टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले होते तो ये अपने डैड से कहती है कि गाओई मुझे फ्यूचर में पढ़ाएगा क्योंकि इसका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो डैड जियांग को बताते हैं कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त का बेटा है और अब से ये हमारे साथ ही रहेगा और तुम इसको ब्रदर गाओई बुलाओगी। और अगली सुबह जियांग को एक फोन कॉल आती है जिसको सुनकर ये बहुत ज्यादा हैरान होती है और अब पूरी इंडस्ट्री में शेनग्यू के भागने की खबर फैल गई होती है और अब सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के खिलाफ कि हमें हमारे पैसे वापस दो। ये सब देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और गाओई को कॉल करती है। गाओई इसकी कॉल उठाता है तो ये गाओई को बताती है कि कंपनी में कुछ हो गया है। तो गाओई कहता है कि मुझे भी बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। जियांग चिशन बहुत परेशान होता है और ये गाओई को कॉल करके कहता है कि शेनग्यू से तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था और तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मैं पीस लोन में इन्वेस्ट करूँ। गाओई अपने अंकल से माफी मांगता है तो जियांग चिशन कहता है कि क्या तुमने ये जानबूझकर किया था। तो गाओई कॉल बंद कर देता है। गाओई बहुत ही मिस्टीरियस दिखाई दे रहा होता है। ये कहता है कि जियांग चिशन का अकाउंट कैंसिल करने का टाइम आ गया है और गाओई ये बातें अपने डैड से कह रहा होता है और डैड कहते हैं कि हम जीत गए। अब जल्दी में यूशन जियांग चिशन के पास आती है कि शेनग्यू पकड़ा गया है और पीस लोन खत्म हो गई है और ये सुनते ही जियांग चिशन बेहोश हो जाता है। अब जियांग शू से मिलने के लिए आई होती है। ये शू को कहती है कि मैं यहाँ पर तेंग्यू के लिए आई हूँ। तो शू कहता है कि मैं जानता हूँ और ये इसको अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम ये प्राइस एक्सेप्ट करोगी। ये प्राइस बहुत ही कम होती है जिसको देखकर जियांग कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो जो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। उसी तरफ जियांग के डैड को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है। शो कहता है कि वैसे भी इन हालात में ये प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, लेकिन ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम इसको कबूल करती हो या रिजेक्ट करती हो। और कहने लगता है कि अगर मैं इस प्राइस का 10 टाइम्स भी इसमें ऐड कर दूं तब भी मैं फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप को तबाही से नहीं बचा सकता हूँ। जियांग ने पहले कहा था कि मेरे डैड इस इंडस्ट्री के गॉड हैं, तो शू कहता है कि अगर तुम्हारे डैड गॉड भी हों तब भी ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है और ये पानी का ग्लास इसके चेहरे पर फेंक देती है। ऐसा करके यहाँ से चली जाती है। शू भी इसके पीछे आता है लेकिन इसको एक कॉल आ जाती है। ये कॉल सुनकर शू बहुत ही हैरान हो जाता है। जियांग को भी कॉल आई होती है जिसको सुनने के बाद ये रो रही होती है। जियांग के डैड की डेथ हो गई होती है और आज इसके डैड का फ्यूनरल होता है, लेकिन अपने डैड की डेथ की वजह से जियांग बहुत सदमे में होती है। जबकि दूसरी तरफ शू सेलिब्रेट कर रहा होता है क्योंकि इन्होंने तेंग्यू खरीद लिया होता है और इस कामयाबी के बाद बाशिंग में शू को इसका अपना ऑफिस भी मिल गया होता है। जब फ्यूनरल हॉल से सारे चले जाते हैं तो जियांग अकेले बैठकर अपनी डैड की तस्वीर को पकड़कर रो रही होती है। आज स्नो फॉलिंग हो रही होती है और जियांग इसी हालत में बाहर फिर रही होती है। यहाँ पर शू आता है और इसे जियांग को ऐसे देखकर दुख हो रहा होता है। जियांग इसके पास से ही गुजर जाती है। जियांग को तो शायद पता ही नहीं चलता कि शू यहाँ पर है। फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप ने कुछ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं और इन पर 1 बिलियन यॉन का कर्जा होता है। अपने डैड की डेथ के बाद अब जियांग फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की हेड बन गई होती है। ये न्यूज शू के साथ टाओ देख रहा होता है। टाओ कहता है कि जियांग को विरासत में एक बहुत बड़ा कर्जा मिला है। शू कहता है कि ये गेम बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। टाओ कहता है कि अगर तुम जियांग की जगह पर होते तो तुम क्या करते। शू कहते कि इतना बड़ा कर्जा मैं अपनी विरासत पर ही गिव अप कर देता क्योंकि यही सबसे अक्लमंदाना रास्ता है।
है। जियांग अपनी कंपनी के सारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग करती है और उनसे कहती है कि मैं अपने ग्रुप को कर्जे से आजाद करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर वांग कहने लगते हैं कि जो प्लान तुमने हमें अभी बताया है ये सिर्फ फैंटेसी है और तुम तो बिजनेस करना भी नहीं जानती, तुम ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगी। जियांग कहती कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मेरी मदद करें। ये 3 आदमी तो यहाँ से उठकर चले जाते हैं। जियांग कहने लगता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट किया है, लेकिन ये मार्केट बहुत जालिम है और अब तुम उनका शिकार हो, यही हकीकत है। ये कहने के बाद जियोन भी यहाँ से चला जाता है। जियांग सड़क पर पागलों की तरह गाड़ी चला रही होती है क्योंकि सभी लोग इसको ये कह रहे होते कि तुम्हारे डैड इस ग्रुप को नहीं बचा पाए तो तुम भी नहीं बचा सकती, तुम्हें अब्रॉड जाकर शादी कर लेनी चाहिए। जब सिग्नल पर इसकी गाड़ी रुकती है तो ऑपोजिट साइड पर गाड़ी में शू होता है जो इसको देख लेता है और फिर इसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। जियांग बहुत स्पीड में चला रही होती है और एक गाड़ी सामने से आ रही होती है। जियांग की टक्कर एक गाड़ी से होने वाली होती है, लेकिन जियांग ये टक्कर होने से बचा लेती है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रही होती है और शू इसकी कार का पीछा कर रहा होता है। जियांग एक ऊंची जगह पर आ जाती है जिसके नीचे खाई होती है और ये इसके किनारे पर खड़ी होती है। शू भी यहाँ पर पहुँच गया होता है जिसे दूर से ही देख रहा होता है। जियांग यहाँ पर खड़े होकर रो रही होती है। अगली सुबह अब सभी लोग जियांग की कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर यूशन और जियोन परेशान हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में जियांग, यूशन और जियोन अपने आप को साफ कर रहे होते हैं। यूशन एक वेट टॉवल जियांग को देती है और इतने में जियोन कहने लगता है कि अगर तुम उनसे बहस न करती बल्कि आराम से बात करती तो वो हम पर अंडे न फेंकते। जियोन कहते हैं कि इन सबको इग्नोर करो क्योंकि ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यूशन कहती है कि ऐसे हालात में तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए और हालात का थोड़े से बेहतर होने का इंतजार करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर दी है। जियांग कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली, तो मेरी मॉम की तरह एक्ट नहीं करो। जियोन कहता है कि जब ये सब लोग बाहर से चले जाएंगे तो तुम भी घर चली जाना। जियोन फिर चुपके से इसको पिछले दरवाजे से बाहर लेकर आता है और इसे कहता है कि अगर रास्ते में तुम्हें लोगों ने रोक लिया तो मुझे कॉल कर देना। जियांग जाने ही लगी होती कि यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और ये लड़के जियांग से अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने इनकी फैक्ट्री को सामान सप्लाई किया होता है। जियांग कहती है कि कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, तुम लोग अभी मुझसे पैसे चाहते हो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जियांग कहता है कि तुम अपनी गाड़ी बेच दो तो फिर तुम्हारे पास हमें देने के लिए पैसे आ जाएंगे। जियांग कहती है कि ठीक है, मैं इसका पूछने के लिए कॉल करती हूँ। फिर ये अपनी कार में बैठ जाती है और इस तरह से जियांग इन लड़कों को चकमा देकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जियांग वेंचन से मिलने के लिए आई होती है। वेंचन कहता है कि मेरे पास फ्री यूनिकॉर्न की ऑफिस बिल्डिंग और उसका एक ही ब्रांड खरीदने के पैसे हैं, दूसरे ब्रांड्स और फैक्ट्रीज खरीदने के लिए मुझे और पैसे चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि ये आइडिया काम करे तो तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस पर गिव अप करना होगा। इसी तरीके से हम फ्री यूनिकॉर्न को वापस ला सकते हैं बगैर कर्जे में डूबे। जियांग कहती कि क्या तुम सीरियस हो? तो वेंचन कहता है कि मेरे डैड ने तुमसे कहा था कि वो कोई हल तलाश करेंगे। तो जियांग कहती कि हाँ उन्होंने कहा था। वेंचन कहता है कि यही हल है जो उन्होंने ढूंढा है। वेंचन कहता है कि हम दोनों की कंपनीज पिछले 20 सालों से इकट्ठे काम कर रही हैं। जब मेरी फैमिली फ्री यूनिकॉर्न को बाय कर लेगी तो फिर दोनों कंपनीज टीम बन के काम करेंगी। ये तुम और तुम्हारे डैड के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जियांग कहती है कि तुम मेरे ग्रुप को बाय कर सकते हो लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमसे अपना ग्रुप वापस खरीद लूं। वेंचन कहता है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। फ्री यूनिकॉर्न को खत्म होता हुआ देखकर मुझे मेरे डैड को इतनी तकलीफ हो रही है जितनी कि तुम्हें, इसलिए अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त समझती हो तो पैसे कमाने में इतनी जल्दी नहीं करो, तुम अपना वक्त ले सकती हो। जियांग वेंचन को शुक्रिया कहती है। अब शू बार में होता है तो यहाँ पर इसकी आंट इसे मिलने के लिए आती है। इसकी आंट पूछती है कि सब कैसा जा रहा है, क्या तुमने कार खरीद ली? तो शू कहता है कि मैं अभी तक चूज कर रहा हूँ। आंट कहने लगती है कि तुम्हें किस तरह की कार चाहिए? तो शू कहता है कि मैं स्पोर्ट्स कार लेना चाहता हूँ। अब जियांग इन शूज को देख कर रो रही होती है जो इसने लास्ट टाइम अपने डैड को दिए थे। आज एक मीटिंग होती है जिसमें फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के ब्रांड्स और फैक्ट्रीज खरीदने के लिए सभी इन्वेस्टर्स जमा होते हैं और यहाँ पर शू भी आया होता है और सबसे पहले बोली लगाना वेंचन शुरू करता है। अपने घर पर बैठकर ये ऑक्शन सेरेमनी गाओयी भी देख रहा होता है। अब यहाँ पर गाओयी के डैड आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर इसको देखने लगते हैं और ये दोनों फ्री यूनिकॉर्न की बर्बादी को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर किसी ने 200 मिलियन की बोली लगा दी होती है जिसको सुनने के बाद वेंचन अपने डैड को कॉल कर लेता है। फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की बोली बढ़ती ही जा रही होती है जिसको देखकर जियांग बहुत परेशान होने लगी होती है। वेंचन इसको देखकर 226 मिलियन यॉन की बोली लगा देता है और वेंचन आखिरकार फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप खरीद लेता है। अब सभी वेंचन को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। वेंचन जियांग के पास आता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम अब्रॉड जा रही हो। ये सुनकर जियांग तो हैरान ही हो जाती है। वेंचन कहते कि जगह छोड़कर चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं। जियांग
जियांग कहती कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वेंजन कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको चलाऊंगा और मैं तुम्हारे डैड की विशेष की भी रिस्पेक्ट करूंगा और ना ही कंपनी से तुम्हारे पुराने एम्प्लॉयज निकालूंगा। ये सुनकर तो जियांग के होश ही उड़ गए होते और ये वेंजन से कहती है कि हम इस बात पर तो एग्री नहीं हुए थे। जियांग कहती कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। वेंजन कहता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मेरी उस बात का यही मतलब था। हमने तुम्हारा ग्रुप खरीद लिया है लेकिन हम इसका नाम नहीं चेंज करेंगे और ये बहुत जल्दी बिजनेस में वापस आ जाएगा जैसे ये पहले चल रहा था। तुमने कभी भी मुझे गौर से नहीं सुना है और ना ही मुझे सीरियस लिया है। और कहता है कि जियांग इस दुनिया में कोई भी फ्री लंच नहीं है। जियांग को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसको मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन इसको दो आदमी रोक लेते हैं। अब सभी कैमरास जियांग को फोकस कर रहे होते हैं तो जियांग यहाँ से चली जाती है और दूर खड़ा शू भी ये सब कुछ देख रहा होता है। गोंगली शू से कहता है कि आखिर जियांग इस ऑक्शन सेरेमनी पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए क्यों आई। शू कहता है क्योंकि उसने इंसानियत को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। गोंगली शू को बताता है कि कल 10 बजे फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की सब्सिडायरीज की ऑक्शन सेरेमनी है और तुम्हें जियांग की आंखों के सामने उसका लैंड खरीदना है। शी गोंगली को यहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद जियांग जब अपने घर वापस जाती है तो इसके घर से लोग सामान उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। ये देखकर जियांग को गुस्सा भी आ रहा होता है और ये तकलीफ में भी होती है। इतने में यूशन इसके पास आते हुए कहती है कि लोग पागल हो गए हैं इसलिए मैं उन्हें नहीं रोक पाई। अब अपने घर की ऐसी हालत देखकर जियांग कहने लगती है कि मुझे गाओयी को ढूंढना होगा, हो सकता है कि वो मेरी मदद कर दे। यूशन कहती है कि गाओयी के पास कभी भी नहीं जाना क्योंकि पीस लोन से गाओयी ने ही तुम्हारे डैड को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सुनकर तो जियांग की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और अब ये गुस्से में गाड़ी चला रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, गाओयी ये सब नहीं कर सकता। इसके बाद जियांग गाओयी के ऑफिस में आ जाती है और ऑफिस में आकर इसका नाम चिल्लाने लगती है। इतने में गाओयी बाहर आ जाता है। जियांग गाओयी से कहती है कि मेरे साथ सच बोलना, क्या टीएनई इन्वेस्टमेंट ने पीस लोन में इन्वेस्ट किया था। तो गाओयी कहता है कि हाँ। जियांग कहती है कि पीस लोन के बैंकरप्ट होने से पहले टीएनई इन्वेस्टमेंट ने क्या अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल ली थी। तो गाओयी कहता है कि हाँ। जियांग कहती है कि क्या तुमने इस बारे में मेरे डैड को बताया था। तो गाओयी कहता है कि नहीं। ये सुनते ही जियांग गाओयी के चेहरे पर थप्पड़ मार देती है और यहाँ से चली जाती है। अब जियांग स्टेयर्स पर वाइन की बोतल लेकर चढ़ रही होती है। यहाँ पर शू मिस्टर डो से बात कर रहा होता है जो उनसे कहता है कि कल तेंग्यू के लैंड की कीमत 5 पॉइंट्स और कम हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर डो काफी खुश होते हैं। मिस्टर डो कहते हैं कि चंद दिनों में मैं एनिडा के चेयरमैन से तुम्हें मिलवाऊंगा। एनिडा बॉशिंग के साथ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, इसीलिए अगर तुम इस केस में अपने आप को साबित कर देते हो तो 2 साल में तुम बॉशिंग के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्टनर बन जाओगे और तुम इस इंडस्ट्री में सबसे यंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्टनर होगे। जो कहता है कि आपके भरोसे का शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट करूंगा। दूसरी तरफ जियांग ने वाइन की सारी बोतल पी ली होती है और अब ये तेंग्यू फैक्ट्री की छत पर खड़ी हो जाती है और फिर इस किनारे पर चलते हुए इसे वो सब कुछ याद आ रहा होता है जो इसकी डैड की डेथ के बाद इसके साथ हो रहा है। ये नीचे छलांग लगाने वाली होती है कि शू इसको नीचे गिरने से बचा लेता है और ये जियांग से कहता है कि क्या तुम पागल हो। तो जियांग कहती है कि मुझे जाने दो। जियांग अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है तो शू कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं पहला सस्पेक्ट बनूंगा। जियांग अपने आप को छुड़वाते हुए कहती है कि ऐसे एक्टिंग करना बंद करो जैसे तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम तेंग्यू के लैंड के पीछे हो। और फिर चीखते हुए कहती है कि तुम भी उन सब धोखेबाजों जैसे हो। जियांग कहती कि मुझे जाने दो और अपने काम से काम रखो। शू कहते कि तुम सही कह रही, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन अभी तुम जियांग फैमिली की बिल्डिंग से छलांग लगाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तेंग्यू की फैक्ट्री की प्राइस कल 10 पॉइंट और गिर जाएगी। ये सुनते ही जियांग हरकत करना छोड़ देती है और फिर शू कहता है कि तुम्हें अगर छलांग लगानी है तो जाकर लगा लो। और ये सुनते ही जियांग अब नीचे लेट जाती है। शू कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा था कि मरना इस सब से निकलने का वाहिद हल नहीं है। जियांग उठकर बैठ जाती है और इसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो शू कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शू कहने लगता है कि 90s में एक थर्मस कंपनी थी, वहाँ पर एक टेक्नीशियन काम करता था जिसने अपने कोवर्कर्स का काफी पैसा वापस करना था, लेकिन जब उसकी जॉब चली गई तो वो अपना कर्जा भी नहीं चुका पाया। उसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। क्या उसने भी बिल्डिंग से छलांग लगाने का सोचा। वो फैक्ट्री की छत पर सारी रात बैठा रहा और सारी रात इस बारे में सोचता रहा कि वो आगे क्या कर सकता है। लेकिन जब उसने सूरज को निकलता हुआ देखा तो वो बैंकक्रप्ट थर्मस फैक्ट्री के पास गया और उनकी जो प्रोडक्ट्स नहीं बिकी थी उनकी एक लिस्ट बनाई और 10 दिन तलाश करने के बाद उसको रशिया में बायर्स मिल गए और उसके बाद उसके सारे मसाइल हल हो गए। जब तक तुम चाहती हो तुम भी अपने लिए कोई रास्ता निकाल सकती हो। ये सुनते ही जियांग को याद आता है कि इसके डैड ने भी इससे यही बात कही थी। शू पीछे जाकर बैठ जाता है तो जियांग कहते कि तुम क्या कर रहे हो। शू कहते कि 6 घंटे में सुबह होगी, मैं देखना
चाहता हूँ कि जब सूरज निकलता है तो हवा किस डायरेक्शन से आती है। शू जियांग से कहता है कि तुम सोचो, मैं थोड़ी देर के लिए सोने लगा हूँ। इसके बाद शू सो जाता है और जब सुबह सूरज निकलता है तो इसकी आंख खुल जाती है। तो ये देखता है कि जियांग अभी तक जाग रही है। जियांग अब यहाँ से जा रही होती तो शू कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जियांग कहती है कि मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ और ये देखकर शू को अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ एनिडा से ज़ाओयंग को निकाल दिया गया होता है। अब जब ज़ाओयंग अपना सामान लेकर घर पहुँचती है तो इसकी मॉम जल्दी से विंडो के साथ बैठ जाती है और कहने लगती है कि अब से तुम खुद ही जिंदगी गुजारोगी, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। ज़ाओयंग अपनी मॉम से कहती है कि क्या आपने स्टॉक्स में फिर से पैसे गवा दिए हैं। तो इसकी मॉम बताती है कि कनाडा से एक आदमी आया था जिसने इसे पीस लोन के बारे में बताया था। उसने मुझे कहा था कि मुझे 25% इंटरेस्ट मिलेगा, इसीलिए मैंने उससे पैसे उधार ले लिए। तो इसकी मॉम कह रही थी कि अब चूंकि ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, यहाँ तक कि जियांग की फैमिली का सारा बिजनेस तबाह हो गया है। इस कारण ज़ाओयंग अपनी मॉम से पूछती है कि आपने कितने पैसे उधार लिए हैं। तो इसकी मॉम बताती है कि 200,000 यॉन। ज़ाओयंग कहती है कि 6 महीने पहले आपने स्टॉक मार्केट के लिए 10,000 यॉन उधार लिए थे। आपके लिए पैसों को वापस करने के चक्कर में आपने मुझे फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के साथ काम करने के लिए कहा, जिसके कारण आज मेरे पास जॉब भी नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आपको खुद ही कोई रास्ता तलाश करना होगा। इसके बाद ज़ाओयंग गुस्से में बाहर आती है तो यांग जियान इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन ये गुस्से में अपने बाल बांधने लगती है। तो यांग जियान इसको हेयर बैंड देता है और फिर ज़ाओयंग पेंटिंग करने लगती है। इतने में यांग जियान के पास एक लड़का आता है जो कहता है कि टेंग्यू की ऑक्शन सेरेमनी शुरू हो गई है, अगर हमें पैसे लेने हैं तो फौरन जाना होगा। ये बात ज़ाओयंग भी बड़े गौर से सुन रही होती है। दूसरी तरफ की ऑक्शन सेरेमनी शुरू हो गई होती है और टेंग्यू की इंडस्ट्रियल साइट बाओशोंग इन्वेस्टमेंट कंपनी ने खरीद ली होती है। अपने घर पर जियांग तैयार हो रही होती है और ऑक्शन सेरेमनी में अब शंघाई टेंग्यू शूज की बोली लगनी शुरू हो रही होती है, लेकिन कोई भी इसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और इतने में यहाँ पर जियांग आती है। अब जियोन टेंग्यू फैक्ट्री के बाहर आकर बैठता है तो सभी वर्कर्स आकर इससे पूछने लगते हैं कि हमें यहाँ से जाने का कहा जा रहा है। तो जियोन कहता है कि फैक्ट्री और ये जगह किसी और ने खरीद ली है। और ये सब जियोन से कह रहे होते हैं कि हमें क्यों निकाला जा रहा है, हम तो कितनी देर से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जियोन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग जाकर नए बॉस से बात कर लो। इतने में यहाँ पर जियांग आती है जो इन सबको बताती है कि किसी को भी कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है और इन सबको बताती है कि मैंने टेंग्यू को वापस से खरीद लिया है और कहने लगती है कि मैं किसी को भी नहीं निकाल रही हूँ। ये सुनते ही सब काफी खुश हो जाते हैं कि इनकी जॉब्स नहीं गई हैं। जियोन जियांग से कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम पागल हो। तो ये कहने लगती है कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि फ्री यूनिकॉर्न की तरह टेंग्यू भी किसी और के हाथों में चला जाए। तो जियोन कहता है कि अगर तुम फैक्ट्री वर्कर्स को काम से नहीं निकालोगी तो फिर तुम्हें उन्हें हर महीने सैलरी देनी होगी और तुम ऐसा करने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी। इतने में यहाँ पर योंग जियान के साथ कुछ लड़के आते हैं। जियोन जैसे इनको देखता है तो ये जियांग से कहता है कि तुम पहले जाकर छुप जाओ। ये लड़के जियोन से जियांग के बारे में पूछ रहे होते हैं तो जियोन कहता है कि वो तो अब्रॉड चली गई है। यंग जियान कहता है कि उसने अभी टेंग्यू बाय किया है और कहने लगता है कि तुम झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। ये इसको साइड में करता है और फिर ये सब लोग अंदर चले जाते हैं। जियांग भी सामने ही खड़ी होती है। यंग जियान कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने 5 मिलियन यॉन में टेंग्यू को खरीदा है। तो जियांग कहती है कि हाँ तुमने सही सुना है। तो ये कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो हमारा कर्जा भी अदा कर दो। तो जियांग कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम लोग क्या चाहते हो। यंग जियान अब इसको पेंट ब्रश दिखाकर कहने लगता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लो, मेरे पास 100 तरीके हैं जिसके बाद तुम्हें पछतावा होगा हमारे साथ ऐसा करने पर। यहाँ पर एक एम्प्लॉय बैठकर बड़े मजे से ये सारा सीन देख रहा होता है। दूसरी तरफ जियोन डॉग को कहता है कि जियांग के अलावा जब तुम अंदर जाओ तो इनको काट लेना। जियांग कहती कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा कर्जा नहीं देना चाहती, लेकिन तुम लोग पैसे गलत तरीके से मांग रहे हो। इतने में यहाँ पर ये डॉग आ जाता है जो इनको देखकर भौंकने लगता है, जिसको देखकर ये सारे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अब जियांग बैठने का कहती है तो ये डॉग भी जल्दी से बैठ जाता है और अब जियांग यंग जियान को भी बैठने का कहती है। जियांग यंग जियान से कहती है कि टेंग्यू ने तुम लोगों से जो पैसे लिए हैं मैं तुम लोगों को वो सारे पैसे लौटाऊंगी। यंग जियान कहते हैं कि ये अच्छा है तो जाओ जाकर पैसे लेकर आओ। जियांग कहती है कि नियमों के मुताबिक तुम्हें मुझे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होगा, मुझे सबूत दिखाओ कि हमने तुम लोगों को कितने पैसे वापस करने हैं। यंग जियान कहता है कि ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि टेंग्यू ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं किया। इन सब ने कम कीमत पर तुम्हें सामान सप्लाई किया, इस शर्त
पर कि तुम लोग पैसे बाद में दोगे, तुमने इनका फायदा उठाया है और अब तुम हमसे सबूत मांग रही हो। जियांग कहती कि मुझे 3 दिन दो। यंगजिन कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अब जो न्यूज इन्फ्लुएंसर होता है वो ये बता रहा होता है कि जियांग के पास जितने पैसे थे उसने उन पैसों से ये हाफ डेड तेंग्यू खरीद लिया है, जिसकी इस इन्फ्लुएंसर को समझ नहीं आ रही होती। और ये वीडियो ताओ और शू भी देख रहे होते हैं। ताओ कहने लगता है कि जियांग इन पैसों से कुछ भी कर सकती थी, वो एक नई शू फैक्ट्री भी खोल सकती थी, लेकिन ऐसा करके वो अपने आप को बहुत तेजी से तबाह कर रही है। शू कहता है कि हकीकत ये है जियांग ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके हक में कुछ भी नहीं है और अब वो पागल हो गई है। जियांग से कह रहा होता है कि उनके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए पुलिस और कोर्ट भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वो भी सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए, वो बस पेंट ही तो गिराना चाह रहे थे यहाँ पर। आखिर तुम्हें इस बात का क्या डर है? जियांग कहती है कि मेरी बात मानकर आप अकाउंट चेक करें। फिर जियोन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जियांग कहती है कि मुझे यूशन को ढूंढने की जरूरत है ताकि मैं बाकी का पेपर वर्क खत्म कर सकूं। जियांग जियोन से कहती है कि कोई फैक्ट्री तलाश करो जिसकी कीमत और जगह मुनासिब हो और मैं पैसों के बारे में कुछ करती हूँ। अब जियांग यूशन से मिलने के लिए आती है। यूशन से कहती है कि तुम्हें अपना घर 3 दिन में खाली करना होगा। तो जियांग कहती है कि मुझे ये बात पता है। तो यूशन कहती है कि तुम मेरे साथ आकर शिफ्ट हो जाओ। जियांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास रहने के लिए जगह है। यूशन फिर अपने वॉलेट से कार्ड निकाल कर जियांग को देती है, कहती है कि इसको इमरजेंसी मदद के तौर पर इस्तेमाल करो और कहने लगती है कि अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारी ऐसी हालत के बारे में पता चलता तो बहुत नाराज होते। जियांग कहती है कि मेरे डैड गुजर गए हैं, इसलिए बाप को मेरे साथ इतना नाइस होने की जरूरत नहीं है। यूशन कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। जियांग कहती कि आपको कैसा लगता अगर कोई आपकी स्टेप मॉम बनना चाहता हो। यूशन कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को तबाह नहीं किया है। जियांग कहती है कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं हर उस औरत को कबूल कर लूं जो मेरे डैड के लिए फीलिंग्स रखती है। तुमने फ्री यूनिकॉर्न और मेरे डैड के लिए काफी कुछ कर लिया है, अब मैं तेंग्यू का खुद ख्याल रख लूंगी। ये सुनने के बाद यूशन जाने लगती है तो जियांग इसको रोकती है और कहती है कि अपना कार्ड भी अपने साथ लेकर जाओ। यूशन के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर शू अपने क्लाइंट से मिल रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। शू जियांग के पास आता है। जियांग कहती है कि तेंग्यू के अंडर जो लैंड था वो तुम्हारा है। शू कहते हैं कि हम दोनों को आपस में चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए, इससे हम दोनों का ही वक्त बचेगा। जियांग कहती है कि तुम मुझे जाने के लिए कितने दिन दे रहे हो? शू कहता है कि हमने इस महीने के आखिर का डिसाइड किया। ये सुनते ही जियांग कहती है कि मुझे समझ आ गई और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अब जियांग बाहर खड़ी होती है तो शू इसके पास आता और इसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियांग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो शू कहता है कि इस वक्त में टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास वक्त है। शू गाड़ी से उतरकर इसके पास आता है और कहते हैं कि तुम इस वक्त अपना वक्त जाया नहीं करी बल्कि मेरा भी कर रही हो। फिर इसका हाथ पकड़ता है और इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है, लेकिन जियांग यहीं से पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब शू जब गाड़ी में आकर बैठता है तो जियांग इसको घर का एड्रेस बता देती है। शू कहते हैं कि तुम तो वाकई मुझे ड्राइवर की तरह ट्रीट कर रही हो। दूसरी तरफ एनिडा से निकाले जाने के बाद ज़ाओयंग को और भी कहीं पर जॉब नहीं मिल रही होती। अब ज़ाओयंग को एक कॉल आती है जिसके बाद ये अपने आप से कह रही होती है कि ज़ाओयंग तुम ये कर सकती हो। और अब शू जियांग को बताता है कि तुम्हारा घर आ गया है। जियांग कुछ कहे बगैर ही गाड़ी से उतर जाती है और फिर वापस आकर ये शू से कहती है कि मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड करती हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। तो जियांग कहती है कि अब जो मैंने तुम्हें पैसे भेजे उनको भी एक्सेप्ट कर लो। इनको देखकर शू मुस्कुरा रहा होता है और जियांग से कहता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये सुनने के बाद जियांग चली जाती है। इसके बाद शू जब घर पहुँचता है तो ये अपनी आंट को पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो साथ ही शू की मॉम उसे कहती है कि क्यों मैं आज यहाँ नहीं आ सकती। अपनी मॉम की आवाज सुन करके उनके पास जाता है तो मॉम कहती है कि तुम कब से वापस आए हो लेकिन तुम एक दफा भी हमसे मिलने नहीं आए। आंट कहने लगती है कि ये वाकई में ही घर आना चाहता था, लेकिन मैंने इसको कहा था कि तुम अपना काम का शेड्यूल अरेंज कर लो ताकि मॉम को मिलने से पहले तुम अपना घर अच्छी तरह से साफ कर लो ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। शू अपनी मॉम से कहता है कि मैं कपड़े बदलने के लिए जा रहा हूँ। अब आंट जब डिशेस टेबल पर रख रही होती हैं तो शू की मॉम कहती है कि तुमने इसको बिगाड़ दिया है। तो आंट कहने लगती है इसके अंकल और डैड तो इस दुनिया से जा चुके हैं और अब शू फैमिली में सिर्फ यही तो रह गया है। मॉम कहती है कि ठीक है। फिर जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं शू कहने लगता है कि अगर आप चाहें तो मैं शूफंग जो कि इनकी कंपनी होती है उसको बेच सकता हूँ, वैसे भी उसे पिछले 2 सालों से नुकसान हो रहा है। मॉम इसको कहती है कि तुम चुप कर जाओ, मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपना सरनेम भी भूल गए हो। और इसकी मॉम गुस्सा करके यहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन शू सोंगिया के साथ टीटी मीडिया आया होता है। शू कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सिर्फ एक बात याद
दिलाना चाहता हूँ कि टीटी मीडिया की टेक केयर करना हमारे लिए भी सबसे बड़ा मसला है। फिर ये दोनों गाड़ी से उतरकर इस मीडिया हाउस के अंदर चले जाते हैं और आज यहाँ पर जोयिंग भी आई होती है। ये यहाँ पर मिस्टर फांग से मिलने के लिए आई होती है। मिस्टर फांग अपनी कंपनी की प्रमोशन जोयिंग से करवाना चाह रहे होते हैं और जोयिंग पहली मर्तबा अपने फेस के साथ लाइव स्ट्रीम करने वाली होती है। और फिर मिस्टर फांग जोयिंग को अपना प्रपोजल दिखाने के लिए बैठ जाते हैं। मिस्टर फांग प्रपोजल दिखाने के बहाने से जोयिंग का हाथ पकड़ रहे होते हैं, जो कि इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरी तरफ ये दोनों भी यहाँ पर आकर बैठ गए होते हैं। यहाँ पर ग्लास टूटने की आवाज आती है और ये ग्लास जोयिंग ने तोड़ा होता है, जिसको अब सोंग्या और शू भी देख रहे होते हैं। जोयिंग कहती कि ये मेरा जवाब है, मेरे करीब नहीं आना। इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जिसको मिस्टर फांग कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैनेजर जल्दी से मिस्टर फांग को यहाँ से भेज देता है और अब जोयिंग पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम्हारी वजह से अभी मेरी नौकरी चली जाती। जोयिंग रोते हुए कहने लगती है कि वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि चंदाई जैसे बड़े ब्रांड के साथ लोग काम करने के लिए मर रहे हैं। तुम्हारी वैल्यू तभी ऊपर जाएगी जब तुम बड़े ब्रांड्स के साथ बिजनेस करोगी। ये कहकर मैनेजर यहाँ से चला जाता है और शू बहुत गौर से जोयिंग को देख रहा होता है। शू इसके पास आता है और उसको टिश्यू देता है और इससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हो। जोयिंग कहती है कि ये जॉब करने से मेरे फाइनेंशियल मसले तुरंत हल हो जाएंगे। शू कहता है कि तुम्हारे पास एक बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए, इस तरह से तुम्हें कोई भी आसानी से बुली नहीं कर पाएगा। जोयिंग कहती है कि बिग सपोर्ट से तुम्हारा क्या मतलब है। अपना कार्ड देते हुए उसको कहता है कि तुम मुझे इस एड्रेस पर आकर मिल सकते। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहने लगता है कि अभी जो हुआ वो मेरी जगह पर दोबारा नहीं होगा, ये मेरा तुमसे पहला वादा है। इसके जाने के बाद जोयिंग अब इसके कार्ड को देखने लगती है और इसके बिजनेस कार्ड पर इसका नाम पढ़कर ये हैरान होती है। जियांग ने अपनी सोसाइटी की लड़कियों को अपने घर पर बुलाया होता है, जो कि इसकी ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए आई होती हैं। ये यहाँ पर जियांग से चीजें खरीद तो रही होती हैं, लेकिन साथ में जियांग की बहुत ज्यादा इंसल्ट भी कर रही होती हैं। लेकिन जियांग इनको कुछ भी नहीं कह पाती और खामोश यहाँ पर खड़ी रहती है। और फिर जियांग रात को अपना सामान पैक करके अपने घर से निकल आती है, लेकिन यहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा दुखी होती है। और अब जियांग अपना सामान लेकर तेंग्यू में ही आ गई होती है, क्योंकि इसके पास सिवाय तेंग्यू की और कोई भी जगह नहीं है। अब जब ये फैक्ट्री के अंदर जो रूम और बाथरूम होता है उसको देखती है तो ये बहुत ज्यादा गंदा होता है। और फिर ये इंटरनेट पर इसको साफ करवाने के लिए किसी को ढूंढने लगती है, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है, जिसको देखने के बाद जियांग यहीं पर बैठ जाती है। और फिर इसके बाद जब ये अपने लिए जूस लेकर वापस आ रही होती है तो ये यहाँ पर इसी डॉग को देखती है, उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस दौर में लुक्स बहुत काउंट करती हैं, तुम बहुत ही गंदे हो। और फिर इसको फैक्ट्री के अंदर ले आती है और इसको नहलाने लगती है। नहाने के बाद ये डॉग काफी अच्छा लग रहा होता है और फिर जियांग अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाती है। इसके पास कुछ सॉसेजेस होते हैं जो ये इस डॉग को भी खिला देती है। नूडल्स खाने के बाद जियांग इसी कैफेटेरिया में सो जाती है और अगली सुबह जब ये फैक्ट्री के मेन एरिया में आती तो यहाँ पर वर्कर्स आ गए होते हैं, जो जियांग को देखकर कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारा लगेज देख लिया था, तो हमें पता था कि तुम यहाँ पर आ गई हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए ऊपर वाला रूम और बाथरूम साफ कर दिया है। फिर ये वर्कर्स जियांग को ये रूम और बाथरूम दिखाने के लिए ऊपर ले आते हैं। एक वर्कर कहने लगता है कि मैंने अपने बेटे से कहा है कि वो दोपहर तक तुम्हारे लिए यहाँ पर शॉवर भी इंस्टॉल कर दे, और इन्होंने बाथरूम में जियांग के लिए बाथटब भी इंस्टॉल कर दिया होता है। और फिर ये वर्कर जियांग को यहाँ की चाबी दे रहा होता है कि यहाँ की सिर्फ ये एक ही चाबी है और अब से ये जगह सिर्फ तुम्हारी होगी, और अगर तुम्हें फ्यूचर में भी किसी चीज की जरूरत होगी या तुम्हें सफाई के लिए किसी की मदद चाहिए हुई तो हमें बता देना। ये लोग इतने काइंड होते हैं जिसके कारण जियांग इमोशनल हो जाती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बूढ़ा वर्कर कहने लगता है कि हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर कितनी देर तक हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ पर हैं हम तुम्हारे ग्रैंडपा और मॉम के खातिर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जियांग इन सबका शुक्रिया अदा करती है। फिर जियांग इस ऑफिस में आ जाती है और ये डॉग से कहती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूंगी। अब शो की आंट उसके घर पर आती हैं और कहने लगती हैं कि तुम फैक्ट्री दिखाने के लिए कुछ लोगों को लेकर आए थे, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि ये फैक्ट्री तुम्हारी मॉम की जिंदगी है। शो कहता है कि फिर मेरी मॉम की जिंदगी खतरे में है। आपको पता है कि वो हर महीने घर से इस फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए पैसे लगाती हैं, क्या आपको लगता है कि वो ऐसे इसको चला पाएंगी। साथ ही शो को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है और अब शो अपनी आंट के साथ अपने घर पर जाता है। शो जैसे ही अंदर आता है तो इसकी मॉम कहती है कि तुम यहीं पर खड़े हो जाओ। आंट कहती है कि क्यों ना हम लोग बैठकर
बात करें तो इसकी मॉम कहती है कि तुम बैठ सकती हो लेकिन ये यहीं पर खड़ा रहेगा। शू की मॉम इसे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम गलत हो। शू कहता है मॉम क्या आप जानते हैं कि मैंने फाइनेंस क्यों स्टडी किया है। आंट कहने लगती है कि हम जानते हैं कि तुमने बिजनेस के फाइनेंशियल मामलात में मदद करने के लिए फाइनेंस स्टडी किया है। शू कहता है कि मेरा कभी भी ये मकसद नहीं था। शू कहता है कि मेरा मकसद उन बेकार बिजनेस कंपनी को खत्म करना है जो सोसाइटी को कोई भी फायदा नहीं दे रही। इसकी मॉम कहने लगती है कि अगर तुम्हारे डैड तुम्हें ये कहता हुआ सुन लेते तो शू कहने लगता है कि मेरे डैड भी मेरी बात से एग्री करते। जो काबिल है वो सरवाइव करे और जिसको खत्म हो जाना चाहिए वो खत्म हो जाए। इस तरह हम बड़ी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। इसकी ये बात सुनकर इसकी मॉम इस पर भड़कना शुरू कर देती है। शू कहने लगता है कि अगर आप मेरी बात मान लेती तो शूफेंग को इक्विपमेंट अपग्रेड करने के लिए फंड मिल जाता और इक्विपमेंट्स के कारण जो आग लगी थी वो कभी न लगती। इसकी मॉम तो अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है, गुस्से में कहने लगती है कि तुम अभी तक इस बात का इल्जाम मुझे दे रहे हो। शू कहता है कि मैं आपको इल्जाम नहीं दे रहा लेकिन मैं अपना माइंड भी नहीं चेंज करूंगा। मॉम कहती है कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही शू यहाँ से चला जाता है। आज यूशन जियांग से मिलने के लिए आई होती है। जियांग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यूशन कहती है कि फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की सीईओ होने के नाते मैं अपनी आखिरी जॉब मुकम्मल करने के लिए आई हूँ। ये जियांग को एक फाइल सेंड करती है और इसे बताती है कि इसके अंदर तुम्हारे डैड की उन सभी दोस्तों की लिस्ट है जिनको तुम्हारे डैड ने प्राइवेटली पैसे दिए हुए हैं और ये कुल अमाउंट 5 मिलियन से ज्यादा है। ये वक्ती तौर पर फैक्ट्री रेंट पर लेने के लिए तुम्हारे फाइनेंशियल प्रेशर को कम कर सकती है। जियांग पूछती है कि क्या इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो यूशन कहती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं तुम्हें ट्राई करने का ना कहती। और अब जियांग इन सभी लोगों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ तो इससे मिलते नहीं और कुछ कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे डैड से कोई पैसे उधार ही नहीं लिए। शू जिम में होता है तो जियांग इसके पास आती है। शू कहते कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम मेरा कैफे में इंतजार करो। तो जियांग कहती कि मेरे पास इंतजार करने के लिए वक्त नहीं है, क्या तुम मुझे और 10 दिन दे सकते हो। तो शू कहते कि ठीक है। ये कहकर जियांग जाने लगती है तो शू कहता है कि क्या तुम फैक्ट्री रेंट करने का सोच रही हो ताकि तेंग्यू के बिजनेस को चला सको। जियांग इसको कहती कि अपने काम से काम रखो। शू कहता है कि तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि तुम्हें किन मुश्किलात का सामना है तेंग्यू लेने के बाद। जियांग इसकी ये बात सुनकर वापस मुड़ती है तो शू कहता है कि तुम जिस सिचुएशन में हो उससे निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, तुम तेंग्यू को किसी और को बेच दो और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम ऐसा करके कुछ प्रॉफिट भी कमा सकती हो। जियांग कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि जो मैंने अभी खरीदा है उसको अब मैं बेचती फिरूं। शू कहते हैं कि दूसरा रास्ता ये है कि सारे वर्कर्स को फायर कर दो क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हें एक ऑफिस की जरूरत है। जियांग कहती है कि ये वर्कर्स 30 से 40 साल से तेंग्यू में काम कर रहे हैं इसलिए मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। शू कहते हैं कि कोई भी OEM फैक्ट्री इस तरह की कंपनी के वर्कर्स के साथ काम नहीं करना चाहती। जियांग कहती है कि मैंने कोई भी OEM फैक्ट्री ढूंढने का नहीं सोचा। OEM फैक्ट्री इस तरह की कंपनीज को सामान बना कर देती है। शू कहने लगता है कि मसला ये है कि ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही फैक्ट्री। अगर मैं तुम्हें और वक्त दे भी दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जियांग कहती है कि मैं तेंग्यू के मामला खुद ही देख लूंगी। ये कहकर ये जाने लगती तो शू कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग यहाँ से चली जाती है। ऑफिस आने के बाद शू ताओ से कहता है कि तेंग्यू का केस 10 दिन में सेटल करो। अब जियांग यंग जियान से मिलने के लिए आती है जिससे पैसों के बारे में पूछता है तो जियांग कहती कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। यंग जियान कहते कि क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ। तो जियांग कहती है कि मेरे डैड ने प्राइवेटली कुछ लोगों को पैसे उधार दिए हैं, अगर तुम वो पैसे लाने में मेरी मदद करोगे तो मैं सबसे पहले तुम्हारे दोस्तों के पैसे वापस कर दूंगी। यंग जियान इसकी ये बात सुनकर उठता है और यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े होते हैं। एक बड़ा सा स्पून उठाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये जब पीछे मुड़ता है तो जियांग काफी दूर खड़ी होती हुई कहने लगती है कि यही सबसे अच्छा रास्ता है, तुम इसके बारे में सोच सकते हो। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। यंग जियान इसके पीछे आता है और इसे कहता है कि क्या तुम अपना वादा निभाओगी। जियांग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। तो यंग जियान कहते हैं कि ठीक है, फिर हमारी डील फाइनल हो गई है। अब जियांग अपने डैड के एक दोस्त से मिलने के लिए आई होती है यंग जियान के साथ, जिसको कह रहा होता है कि जब भी तुम मेरे रेस्टोरेंट पर खाना खाने आओगी तो तुम्हारे डैड के साथ मेरी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगा। जियांग कहने लगती है कि पहले मेरे डैड ने आपको फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप का डिस्काउंट कार्ड नहीं दिया था बल्कि आपको 100,000 यॉन दिए थे और आपका लिहाज करते हुए मेरे डैड ने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया था। ये कहने लगता है कि तुम जो भी कहो मेरे पास पैसे नहीं है। ये कहकर ये जाने लगते हैं तो यंग जियान कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी दोस्ती झूठी थी। और अब इसके हाथ में एक बैनर होता है और कहने लगता है कि मैं इसको कहाँ पर टांगू। तो ये कहने लगता है कि ऐसे मत करो, तुम तो मेरे कस्टमर्स को डरा रहे हो। और फिर जियांग अपने डैड के एक और दोस्त मिस्टर वांग से मिलने के लिए आती है जो कहने लगते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि जब तुम मुश्किल में हो तो तुम मेरे पास आई हो। अपनी वर्कर को बुलाकर कहता है कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो तुम जियांग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो वो कहने लगती है कि लोन देने के बाद आपके अकाउंट में तो सिर्फ 8600 यॉन है। फिर ये दोनों जब बाहर आते हैं तो जियांग इसे कहती है कि क्या तुम अच्छे अंदाज में बात नहीं कर सकते। यंग जियान कहते हैं कि अच्छा बिहेव करने का क्या फायदा
कहता है, क्या तुम्हें अभी भी इनका बदला हुआ रवैया नजर नहीं आ रहा? इसकी ये बात सुनकर जियांग गुस्से में आगे जाने लगती है, लेकिन इसके जूते की एक हील टूट जाती है। यहाँ पर जो चेयर होती है, जियांग उस पर जाकर बैठ जाती है और अपने दूसरे जूते की हील भी तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। यांग जियान इसके पास आता है और इसको इसके जूते की हील तोड़कर दे देता है। तो जियांग इसे कहती है कि मुझे माफ कर दो। यांग जियान कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें माफी मांगनी भी आती होगी। यांग जियान कहने लगता है कि मुझे इस बात ने बहुत हैरान किया है कि तुम्हारे जैसी लड़की जिसने जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं देखी थी, वो सिर्फ हमें हमारे पैसे वापस करने के लिए अपनी हील्स तक को तोड़ रही है। जियांग कहती है कि मैं ये पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती हूँ। यांग जियान कहते हैं कि ये काम मेरे पर छोड़ दो। जिस शख्स से तुमने सबसे ज्यादा पैसे वापस लेने हैं वो तुमसे काफी दिनों से छुप रहा है। मुझे यकीन है कि मैं वो पैसे तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। अब अगले दिन यांग जियान जियांग को बुलाता और उसे बताता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वो अभी सी क्लब में मौजूद है। जियांग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जाकर पैसे लेना अच्छा लगेगा। यांग जियान कहता है कि वो इस जगह पर है, इसीलिए तो उससे पैसे निकलवाना हमारे लिए आसान होगा। जियांग कहती है कि चलो फिर चलते हैं। तो यांग जियान कहता है कि सी क्लब में सिर्फ मेंबर्स ही जा सकते हैं। तो जियांग कहती है कि मैं सी क्लब की मेंबर हूँ। अब ये दोनों इस प्राइवेट रूम में आ जाते हैं जहाँ पे मिस्टर ली बैठे होते हैं, लेकिन मिस्टर ली यहाँ पर शू के साथ बैठे होते हैं। जियांग और शू एक दूसरे को यहाँ पर देखकर हैरान हो रहे होते हैं। मिस्टर ली कहने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों बगैर इजाजत के यहाँ कैसे आ सकते हो? तो यांग जियान कहता है कि मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त खराब हो गई है, क्या आप इसको नहीं पहचान पा रहे? यांग जियान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं याद दिलाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। ये इसको जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहा होता तो कहने लगता है कि मैं भी पुलिस को कॉल करूंगा। तो जियांग कहती है कि कोई मसला नहीं, तुम पुलिस को कॉल कर लो। जब मेरे डैड जिंदा थे तो उन्होंने तुम्हें 3 मिलियन दिए थे। जियांग अब शू से कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि बाओ शिंग इस तरह की डेड स्टार्टअप कंपनीज में भी इंटरेस्टेड है। क्या तुम इस बात को लेकर परेशान नहीं हो कि तुम जो पैसे इसमें इन्वेस्ट करोगे वो जाया हो जाएंगे? तो जो हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि तुम अभी तक अपने इसी फैसले पर कायम रहोगी और गुस्सा करने से बेहतर है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर पुलिस और कोर्ट भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब मिस्टर ली भी कहने लगता है कि मुझे सबूत दिखाओ। इतने में वेटर यहाँ की सबसे महंगी वाइन जिसकी कीमत 100,000 यॉन होती है वो लेकर आ जाता है। ये वाइन यांग जियान ने ऑर्डर की होती है। यांग जियान कहते हैं कि वाइन मुझे दो। यांग जियान कहने लगता है कि हम इस वाइन की बोतल को तुमने जो पैसे जियांग से लिए हैं उसके इंटरेस्ट के तौर पर लेकर जा रहे हैं, और ये वेटर से कहते हैं कि ये वाइन मिस्टर ली ने ऑर्डर की है, तुम पैसे जाकर इनसे ले सकते हो। ये कहकर कि दोनों बाहर आ जाते हैं। मिस्टर ली सब यहाँ के वर्कर्स को डांटने के बाद शू के पास आता है, कहने लगता है कि आजकल इस तरह के अजीब लोग भी होते हैं। ये लड़की बगैर किसी सबूत के मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ पर आ गई। शू कहने लगता है कि जो आपने मुझे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की फाइल दी है उसके अंदर 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड है, लेकिन उसका सोर्स किसी को भी नहीं पता। ये कुछ कहने लगता है तो शू कहता है कि बाओ शिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑनर की रेपुटेशन को भी देखता है। पहले अपने ये कर्ज का मसला हल करो और इसी तरह से हम मिलकर काम कर सकते हैं। मिस्टर ली शू से डरते डरते हाथ मिला ही लेता है कि ये ऐसा ही करेगा और जाते हुए कहता है कि इस वाइन का बिल पे करना नहीं भूलना। अब जब जियांग वापस आती है, मास्टर जान कहते हैं कि तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा आना जाना पड़ रहा है, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक रेंट पर ली है और ये इसकी चाबियां जियांग को दे देता है। जियांग को बहुत ही अच्छा लगता है कि ये लोग इसकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन जियांग को ये चलानी नहीं आती होती तो ये गिर जाती है। अपने डॉग के साथ जब ये प्रैक्टिस कर रही होती है इस बाइक को चलाने की तो ये एक बार फिर गिर जाती है। तो जियांग यहाँ पर बैठ कर रोने लगती है। जियांग सो रही होती है कि सुबह दरवाजा नॉक होता है। जब ये दरवाजा खोलती है तो सामने शू और गोंगली खड़े होते हैं। जियांग इनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? शू कहता है कि आज 10वां दिन है और तुम्हें आज अपने वर्कर्स को लेकर यहाँ से चले जाना है। जियांग कहती है कि तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तो शू कहते हैं कि तुम्ही ने तो मुझसे वादा किया था कि तुम आज ये जगह छोड़कर चली जाओगी। यहाँ पर जियांग का डॉग आ जाता है जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। शू गोंगली से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रहकर इस मामले को देखो, मैं जा रहा हूँ। जियांग शू को रोकने के लिए आती है लेकिन ये जा चुका होता है और फिर जियांग अपनी बाइक पर शू का पीछा करती है। जियांग अपनी बाइक शू की गाड़ी के सामने ले आती है। एकदम से ब्रेक लगाने की वजह से जियांग नीचे गिर जाती है। शू उसको देखने के लिए जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरता है और इससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? ये इसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जियांग शू को हाथ भी नहीं लगाने देती। जियांग शू से कहने लगती है कि क्या तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती? तो शू कहता है कि मेरी गलती है, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि तुम मेरे सामने से आ रही हो। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारी माफी का क्या करूं? शू कहता है कि मैं तुम्हें नई बाइक के लिए पैसे दे दूंगा। जियांग कहती है कि अगर तुम अमीर हो तो मैं क्या करूं? हर मसला पैसों से हल नहीं होता। शू कहता है कि तुम दिखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जियांग इस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम्हें सोशल सेफ्टी के बारे में कोई जानकारी भी है? आखिर तुम्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला? इस तरह की ड्राइविंग के साथ शू अपनी गाड़ी में बैठते हुए जियांग से कहता है कि तुम इस बारे में ट्रैफिक पुलिस से बात कर सकती हो, मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। जियांग गुस्से में इसके पास आती है और कहती कि गाड़ी से बाहर निकलो।
जब शू बाहर नहीं आता तो ये उसको जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। शू उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जियांग कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने भी मुझे हिट किया है, मेरी जमीन ले ली है और अब तुम मुझे फैक्ट्री से भी जाने का कह रहे हो। ये फैक्ट्री मेरे डैड की है। ये बात कहते हुए जियांग इमोशनल हो गई होती है तो शू उसको पानी देते हुए कहता है कि तुम थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ पहले। लेकिन जियांग गाड़ी का दरवाजा बंद करके चली जाती है और अब रोते हुए अपनी बाइक का मिरर जोड़ रही होती है। ये देखकर शू इसके पास आता है। जियांग रोते हुए शू से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो खुद ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। अब ये दोनों साइड में आ गए होते हैं तो शू उसको कहता है कि मैंने तुम्हें जो लास्ट टाइम एडवाइस दी थी तुम्हें उसको फॉलो करना चाहिए। इतने में इसको अपनी आंट की कॉल आती है जिसको बताते हैं कि तुम्हारी मॉम बेहोश हो गई है, इसलिए तुम्हें जल्दी से घर आना होगा। अब शू जल्दी से घर आता है। शू आंट से पूछता है कि मॉम को क्या हुआ है तो आंट कहती है कि जिस दिन तुम अपनी मॉम से बहस करके गए थे उसी दिन से तुम्हारी मॉम की चेस्ट में पेन है, लेकिन आज तो ये कुछ ज्यादा ही सीवियर हो गई है। अब शू अपनी मॉम की MRI रिपोर्ट देख रहा होता है तो आंट इसको बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मॉम की सेहत अच्छी नहीं है, इसीलिए वो इस वक्त किसी भी किस्म का शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी आंट कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम फैक्ट्री को टेक ओवर नहीं करना चाहते, लेकिन ये फैक्ट्री तुम्हारी मॉम की जिंदगी है। शू अपनी मॉम को देख रहा होता है और उसको पता लग जाता है कि इसकी मॉम को कुछ भी नहीं हुआ और ये यहाँ से चला जाता है। आंट इसकी मॉम को कहने लगते हैं कि अब एक्टिंग करना बंद कर दें, वो चला गया है। आंट कहती हैं कि आप शू को कब तक बेवकूफ बनाना चाहती हैं, तो शू की मॉम कहती हैं कि तकरीबन 6 महीने तक के लिए। साथ ही इसकी आंट को शू का मैसेज आता है तो ये कहने लगती हैं कि आप 10 मिनट के लिए भी शू को बेवकूफ नहीं बना पाई हैं। आंट अब ये वॉइस मैसेज शू की मॉम को सुनाती है। शू कहता है कि मैं फैक्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा, आप मॉम से कह दें कि वो अपने आप को टॉर्चर करना छोड़ दें, कहीं आप एक्टिंग करने के चक्कर में असल में ही बीमार ना हो जाना। अब आंट शू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला। शू कहते हैं कि आपने मुझे स्टमक का CT स्कैन दिखाकर कहा कि ये MRI स्कैन है। ये दोनों यहाँ पर यही बात कर रही होती हैं कि शू बहुत ही स्मार्ट है। शू आंट को मैसेज करके कहता है कि मैं इस वीकेंड घर पर आऊंगा डिनर के लिए। इसके बाद जियांग जब यहाँ पर आती है तो ये देखती है कि एक वर्कर मास्टर जांग से कह रहा होता है कि आप तो यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं क्योंकि मिस जियांग के ग्रैंडपा आपके मास्टर थे, लेकिन अगर हमें सैलरीज नहीं मिलेंगी तो हमें अपना बंदोबस्त कहीं और करना होगा। अब जियांग को कुछ फैक्ट्रीज दिखा रहा होता है। जियांग कहता है कि फैक्ट्रीज की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और बाकी सब ये जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर कर्जा है, इसीलिए वो इस सब में शामिल नहीं होना चाह रहे और हमें फैक्ट्री भी रेंट पर नहीं दे रहे। जियांग जियोन से कहती है कि हमारे पास जो पैसे हैं उनमें से आप सभी वर्कर्स को पे दे दे। जियोन तो ऐसा नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन जियांग भी अपनी जिद पर कायम होती है। आज सुबह जब शू तैयार हो रहा होता है तो इसकी कोट की पॉकेट में से वो वाला 100 यॉन का नोट निकलता है जो इसको जियांग ने दिया होता है। शू इस पर लिखा हुआ नोट पढ़कर मुस्कुराने लगता है। अब जाओ यंग शू के पास आती है तो जायोंग से कहता है कि तुमने कभी भी सोशल मीडिया पर अपने फेस वाली कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, इसलिए तुम्हारी फेस वैल्यू से फायदा उठाया जा सकता है। जायोंग कहती है कि मैं अपने फॉलोअर्स को अपनी पेंटिंग स्किल्स के जरिए अट्रैक्ट करती हूँ। शू कहता है कि तो ठीक कह रहा है, तुम्हें कुछ वीडियोस और फोटोज अपने फेस के साथ पोस्ट करनी होंगी। जायोंग कहती है कि मिस्टर शू मैं आज यहाँ पर सिर्फ हमारी कोऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। जियांग फैक्ट्री जाती है तो ये मास्टर जांग से कहती है कि हम खाना खाने चलते हैं, तो ये इसको कहने लगते हैं कि आखिर में तुम अपने लिए रास्ता खुद बनाओगी, तेंग्यू के खातिर तुम्हें हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जियांग कहती है कि तेंग्यू के साथ सब आगे बढ़े, यही वो रास्ता है जो मैंने अपने लिए चुना है। ताओ कहता है कि तुम 5 साल के बजाय सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो, तुम्हारी ये रिक्वेस्ट पूरी करना मुश्किल है क्योंकि अकेले इन्फ्लुएंसर पर इन्वेस्टमेंट करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी 5 साल से पहले फायदा नहीं हासिल कर सकती। शू कहता है कि 2 साल का वक्त वाकई में बहुत थोड़ा है। जायोंग कहती है कि मैं 2 साल बाद एज ए डिजाइनर ही काम करना चाहती हूँ। शू कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन टीटी मीडिया तुम्हारे लिए जो जॉब अरेंज करेगा वो तुम्हारे एज ए डिजाइनर के करियर को अफेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए जायोंग मान जाती है। शू कहते हैं कि मैं तुम्हें टीटी मीडिया का एड्रेस सेंड कर देता हूँ, हमारी मुलाकात वहाँ पर 3 बजे होगी। फिर इसके बाद जायोंग सी साइड पर आ जाती है और यहाँ पर गाओये भी होता है जिसे जायोंग देख लेती है। जायोंग गाओये के पीछे आती है लेकिन ये जा चुका होता है। अब शाह सॉन्ग से मिलने के लिए आया होता है जो उसको कह रही होती है कि तुम इस स्पेशल प्लान के लिए जायोंग को कैसे चूज कर सकते हो, तुम जानते भी हो कि पिछले दिनों एक मसले में फंस गई थी। शू कहता है कि मैंने कल रात की लाइव स्ट्रीम देखी थी जो कि एक फेलियर थी, कंपनी के इन्फ्लुएंसर्स की जगह ही सही से
सेट नहीं है और यही वो मसाइल हैं जिसका टीटी मीडिया को सामना है अभी। अगर हम इन मसलों को जल्द से जल्द हल नहीं करेंगे और नई कैटेगरीज डेवलप नहीं करेंगे तो बाओशिंग फिर मजीद टीटी मीडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दूसरी तरफ जाओयिंग भी अब यहाँ पर आ गई होती है। नैन जो कि टीटी मीडिया का करंट इन्फ्लुएंसर होता है, ये जाओयिंग के पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हुई तो तुम हमारे पास आ सकती हो। पैंग कहने लगता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम और फॉलोअर्स गेन कर लोगी। इतने में ही यहाँ पर शू आ जाता है। सोंगिन सबको यहाँ से जाने का कहती है और अब ये जाओयिंग को टीटी मीडिया में वेलकम करती है। आज जियांग यंगजियान को पैसे वापस करने के लिए आ गई होती है। यंगजियान कहने लगता है कि ये पैसे देने के पास तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। जियांग कहने लगती है कि तुम्हारे दोस्तों ने तेंग्यू को कॉन्ट्रैक्ट के बगैर पेमेंट से पहले सामान सप्लाई किया था क्योंकि वो लोग तेंग्यू पर भरोसा करते हैं और अब अगर मैं उनके भरोसे को तोड़ूंगी तो मुझ में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने मेरे डैड से पैसे लेकर वापस करने से इनकार कर दिया है। यंगजियान कहता है कि क्यों ना मैं चियान से कहूँ कि तुमने सारी रकम का कुछ हिस्सा दे दिया है ताकि तुम बाकी पैसे फैक्ट्री चलाने के लिए अपने पास रख सको। इसके लिए जियांग मान जाती है, कहती है कि मैं बाकी पैसे भी तुम्हें जल्द दे दूंगी। तो यंगजियान कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अब यहाँ पर ये सब लोग आ जाते हैं क्योंकि ये लोग काफी खुश होते हैं कि तेंग्यू ने इनके पैसे वापस कर दिए हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर हमें अभी भी पूरे पैसे ना मिले तो हमारी तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। और फिर जियांग सारे पैसे बांट देता है। यंगजियान इन सबको रोक भी नहीं पाता। ये जियांग से कहता है कि मुझे माफ कर दो। जियांग कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये पैसे उनको देने ही आई थी। यंगजियान कहता है कि आजकल फैक्ट्री चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरा एक दोस्त है जिसकी फैक्ट्री हुए कैपिटल ने खरीद ली है। ये नाम सुनते ही जियांग कहने लगती है कि हुए कैपिटल तो दुबताओ की है और ये शू का पार्टनर है। अब इसे शू की सारी स्कीम समझ में आ जाती है। कहने लगती है कि ये लोग मुनाफा कमाने के लिए 1-2 साल बाद इतनी बड़ी जमीन को बेचेंगे। यंगजियान कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर रुकने का सोच रही हो? जियांग कहती है कि हाँ। फैक्ट्री जाने के बाद ये जियान को कॉल करके कहती है कि आप मेरे लिए कुछ फर्नीचर खरीद ले क्योंकि अब से मैं फैक्ट्री में ही रहूंगी। ये सुनकर जियान बहुत ही हैरान होता है। तो जियांग कहती है कि हम कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। शो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है कि ये देखता है कि जियांग इसका पीछा कर रही है और अब जियांग जिम में शू से मिलने के लिए आती है। शो जियांग से कहता है कि यहाँ पर कुछ भी तुम्हें सूट नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही जियांग यहाँ पर शो को वेट लिफ्ट करके दिखाने लगती है। शो इससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? तो जियांग कहती है कि मैं तेंग्यू का लैंड रेंट पर लेना चाहती हूँ। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।